गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। स्वागत है आप सभी का। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, और जो भी बच्चे कल की क्लास में अवेलेबल थे उनसे मैंने कहा था क्लास को शेयर करने की। आई होप आपने शेयर कर दी होगी। तो जो बच्चे पहली बार कल इंट्रोडक्शन क्लास में कनेक्ट नहीं हो पाए थे वो आज कनेक्ट हो जाएंगे। और मैंने ये भी बोला था क्लास में कि जब आप सेकंड क्लास अटेंड करने के लिए आए तो फर्स्ट क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आए। हालांकि जो बच्चों ने अटेंड की है उनको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। ये उनके लिए था जो लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे, बाद में जिन्होंने क्लास देखी थी और उसके बाद आज वो क्लास देख रहे हैं। ठीक है। क्लास का हमारा शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ था। कल 3:30 बजे क्लास थी हमारी शाम को, लेकिन आज भी 3:30 बजे थी, लेकिन किसी कारण से ये 3:30 की बजाय आज सुबह 11 बजे शिफ्ट करनी पड़ी क्लास। तो सभी बच्चों को इंफॉर्मेशन मिल गई होगी आई होप। और वैसे नोटिफिकेशन आ जाता है, आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा। ठीक है। तो 11 बजे आज हमारी क्लास है। इसमें हम कल के बाद जो चीजें हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बेसिक प्लस एक नींव तैयार की थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को लेकर, जिन्हें ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर भी कहते हैं। काफी सारी चीजें क्लियर की थी वहां पे। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है फर्स्ट वाली। और ऑब्वियस सी बात है किसी भी सब्जेक्ट की अगर फर्स्ट क्लास है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वहां से आपका बेस बनता है और एक शुरुआत होती है। ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आप सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए। जो भी बच्चे कनेक्ट होते जा रहे हैं एक बार कमेंट करके मुझे बताते जाइए। और आवाज में और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वॉइस और वीडियो विजिबल है? एक बार कमेंट करके बता देंगे सभी बच्चे। क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। आप शेयर करने में कंजूसी मत किया करो, शेयर जरूर कर दिया करो क्लास को। ठीक है। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, एक बार कमेंट करके मुझे बताते जाइए जिससे मुझे आइडिया रहे कितने बच्चे क्लासेस देख रहे हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जो भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं क्लास के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लेटो के टाइम पर, प्लेटो के समय 5 प्रकार के लोग रहा करते थे। 5 प्रकार के लोग रहा करते थे। एथेंस राज्य में, हमने एथेंस और स्पार्टा दो राज्यों की बात की। तो प्लेटो एथेंस के रहने वाले, तो उनके समय पर उस राज्य में 5 प्रकार के लोग रहा करते थे। ठीक है जी। कमेंट करके जरूर बता दीजिए जैसे ही आप ज्वाइन करते जाएं। पहला फ्रीमैन जिसे कहते थे, फ्रीमैन। और दूसरा स्लेव्स। तीसरी बोमैन। चौथे फॉरेनर्स। फॉरेनर्स। और पांचवे रेसिडेंट। फ्रीमैन मतलब जो राज्य के नागरिक थे। नागरिक यानी कि सिटीजन, उनको क्या कहा गया? फ्रीमैन कहा गया। ध्यान रखिए, मैं आपको बता रहा हूं एथेंस में प्लेटो के समय 5 प्रकार के लोग रहा करते थे। उसमें से पहली कैटेगरी के लोग जिनको कहा गया फ्रीमैन। फ्रीमैन, फ्रीमैन का मतलब क्या है? कौन से वो लोग हैं जो फ्रीमैन की कैटेगरी में आते हैं? फ्रीमैन की कैटेगरी में वो लोग आते थे जो उस राज्य के सिटीजन थे, नागरिक थे। ठीक है। दूसरे आते हैं स्लेव्स, यानी कि
दास, गुलाम। तीसरी है वोमेन यानी कि महिलाएं। चौथे हैं फॉरेनर्स यानी कि विदेशी। और पांचवे हैं रेसिडेंट यानी कि उस राज्य में रह तो रहे हैं, उस राज्य में रह रहे हैं, लेकिन वहां के सिटीजन नहीं है, वहां के नागरिक नहीं है। पांच प्रकार के लोग प्लेटो के समय वहां रहते थे। ठीक है, पांच प्रकार के लोग प्लेटो के समय वहां रहते थे। ठीक है, लेकिन प्लेटो प्लेटो जो है इस क्लासिफिकेशन को, प्लेटो जो है इस क्लासिफिकेशन को, जो वहां के लोगों के द्वारा बनाया गया वर्गीकरण को, इस वर्गीकरण को नहीं मानता, नहीं मानता था। प्लेटो जो है इस क्लासिफिकेशन को नहीं मानता था, वो सबको इक्वल समझता था और उसकी अपनी क्लासिफिकेशन थी, जो थी मैंने आपको बताया, रूलर वर्ग, रूलर, सोल्जर और ट्रेडर, यानी कि शासक वर्ग, शासक वर्ग, तीसरा सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, और चौथा व्यापारी वर्ग, व्यापारी या मजदूर वर्ग। प्लेटो का व्यक्तियों को क्लासिफाई करने का यह तरीका था, और वहां पर क्लासिफाई प्लेटो से पहले कौन किस तरीके से करते थे? पांच प्रकार से। लेकिन प्लेटो इस क्लासिफिकेशन को नहीं मानता था। प्लेटो कहता था कि भैया जो आपकी नेचुरल ट्रेट है, प्राकृतिक के तौर पर आपके अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के बिहाफ पर आपको क्लासिफाई किया जाता है, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही, मतलब जो स्किल्स आपके अंदर है, अगर रूलर बनने की स्किल है तो आप रूलर कैटेगरी में माने जाओगे, सोल्जर बनने की स्किल है, क्वालिटी है, तो आप सोल्जर की कैटेगरी में काउंट किए जाओगे, और ट्रेडर्स बनने की, व्यापारी बनने की अगर क्वालिटी है तो आप व्यापारी वर्ग में काउंट किए जाओगे। ठीक है, तो यह था प्लेटो का क्लासिफिकेशन। कमेंट करके पूछते रहिए अगर कोई इशू है तो। ठीक है, तो प्लेटो की थ्योरीज हम स्टार्ट करेंगे आज। आइडिया के बारे में हमने कल बहुत बात की। आइडिया जो प्लेटो कहते हैं कि आइडिया जो है रियल होता है, और बाकी जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जिसे हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंट नहीं होता। ठीक है, क्लियर है यहां तक? जो भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, तो प्लेटो का एक स्टेटमेंट है, प्लेटो का स्टेटमेंट, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेटो का स्टेटमेंट यानी कि कथन क्या है? रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडिया, ये स्टेटमेंट है। तो प्रश्न पूछा जाता है रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया, ये किसका स्टेटमेंट है? इसको हिंदी में कहेंगे जो सत्यता है, सत्यता या यथार्थ,
यथार्थ जो है वो विचार की परछाई है। क्योंकि आइडिया जैसा होगा उसके ब्याह पर ही रियलिटी हमें दिखेगी। तो आइडिया रियल होता है, परमानेंट होता है, कांस्टेंट होता है, एवर लास्टिंग होता है, मतलब कभी समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये जवाब देना है। आगे और भी स्टेटमेंट वाले सवाल देखेंगे हम जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लेटो की थ्योरी पहली है आपकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का सिद्धांत। शिक्षा का सिद्धांत, ध्यान रखना ये प्लेटो का है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। भाई थ्योरी ऑफ नॉलेज के जरिए लोगों को यह बता दिया कि ट्रू नॉलेज क्या है, फॉल्स नॉलेज क्या है। ठीक है, अब उसके बाद प्लेटो ने लोगों को उनकी नेचुरल स्किल के आधार पर, नेचुरल ट्रेट के आधार पर क्लासीफाई भी किया कि रूलर वर्ग, सोल्जर वर्ग और ट्रेडर्स वर्ग। अब भैया एजुकेशन व्यवस्था कैसी रखोगे आप, ये भी तो बता दो। प्लेटो से पूछा गया कि आप एजुकेशन सिस्टम कैसा रखोगे एथेंस राज्य का। ध्यान रखिए ये एथेंस के लिए बात हो रही है पूरी, एथेंस। तो प्लेटो से पूछा गया एथेंस राज्य का एजुकेशन सिस्टम क्या रखोगे आप, क्योंकि एथेंस राज्य का जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, सोफिस्ट लोग मोटा मोटा पैसा लेकर जो शिक्षा दे रहे थे उससे परेशान था प्लेटो। क्यों? क्योंकि स्पार्टा राज्य से एथेंस जब हार गया तो पता लगा कि स्पार्टा में कौन कौन सी अच्छाइयां हैं और एथेंस में कौन कौन सी बुराइयां हैं। स्पार्टा राज्य के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम थी वो सरकारी हाथों में थी और फ्री ऑफ कॉस्ट थी। ठीक है, वहीं एथेंस में जो सोफिस्ट, जो कि प्रोफेशनल टीचर थे, जो पैसा लेकर पढ़ाते थे और ये सिखाते थे कि सत्ता में कैसे आया जाए, तो वो एथेंस में एजुकेशन सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत महंगी थी। ठीक है, तो इसी शिक्षा व्यवस्था से परेशान था, तो उसने, प्लेटो ने नया एक सिद्धांत दिया जिसे शिक्षा का सिद्धांत कहते हैं। नया एक सिद्धांत दिया जिसे शिक्षा का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कई स्टेज में जो है शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, पहली स्टेज होगी प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज यानी कि प्राथमिक स्तर। अब इसकी खास बात क्या है कि ये 0 से 6 इयर्स, 0 से 6 इयर्स की एज के जो बच्चे हैं, 0 से 6 इयर्स की एज के जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्राइमरी स्टेज रखी गई है। तो प्राइमरी स्टेज में जो एजुकेशन दी जाएगी, ध्यान रखना 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेज सबके लिए है, इसमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों। समझ रहे हैं, चाहे महिलाएं हों या पुरुष हों। जी कमेंट, हाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, पूछिए जो भी पूछना है आपको। तो इसमें पढ़ाया क्या जाएगा, इसमें पढ़ाया जाएगा जी फिजिकल, फिजिकल प्लस म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, और मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन।
यानी कि नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहां पर फिजिकल पर ध्यान दिया जाएगा, बच्चों की फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि शुरुआत है, और साथ ही साथ म्यूजिक, म्यूजिक का भी उन्हें ज्ञान दिया जाएगा, और उसके साथ मोरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सवाल पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन में जो 0 से 6 इयर्स के बीच के जो बच्चे हैं उनको कौन सी स्टेज में डाला गया है प्लेटो के हिसाब से, तो प्राइमरी स्टेज में डाला गया है। ये सभी बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट करके, क्लियर है? हाँ, प्राइमरी स्टेज में 0 से 6 साल तक की उम्र के बीच में जो बच्चे आते हैं उनको प्राइमरी स्टेज में शामिल किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, उनको क्या किया गया है? प्राइमरी स्टेज में शामिल किया गया है। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो एक बार मुझे बता दीजिए, थोड़ा सा देख लेता हूं मैं आपके कमेंट। यहां तक साथ साथ नोट करते रहिए, सभी बच्चे साथ साथ नोट करते रहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो प्राइमरी स्टेज हो गई हमारी। अब इसके बाद दूसरी स्टेज आएगी हमारी, ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन ही चल रहा है, ध्यान रखना। दूसरी स्टेज हमारी आएगी, दूसरी स्टेज जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज ये होगी हमारी 6 साल से 20 साल की उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, सेकेंडरी स्टेज में वो बच्चे एजुकेशन हासिल करेंगे जिनकी उम्र जो है 6 साल से 20 साल के बीच में है। ठीक है, अब इसमें जो है सभी जनरल सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे। ऑल जनरल सब्जेक्ट्स, ऑल जनरल सब्जेक्ट्स, सभी सामान्य विषय पढ़ाए जाएंगे, सभी सामान्य विषय पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आर्ट साइड से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, बायोलॉजी से रिलेटेड हो, योगा से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो। ठीक है, सारे सामान्य विषय इस स्टेज में आपको पढ़ाए जाएंगे, और प्राइमरी स्टेज में सिर्फ फिजिकल, म्यूजिक और मोरल एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी स्टेज जिसे हम सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं, जो कि 6 से 20 साल तक के बच्चों के लिए होगी, उसमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अब यहां पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, आपको याद रखना है। यहां पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। अब सेकेंडरी स्टेज 6 से 20 साल तक की एजुकेशन होने के बाद, इसके बाद होगा एक टेस्ट। क्या होगा? टेस्ट होगा। इसके बाद होगा एक टेस्ट। अब इस टेस्ट में जो क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई यानी कि उसको पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे, उनको तीसरी स्टेज में भेजा जाएगा, तीसरी स्टेज में भेजा जाएगा, स्टेज में भेजा जाएगा। समझिए ध्यान से, सेकेंडरी स्टेज तक एजुकेशन सबके लिए है। 6 से 20 साल तक की उम्र के बच्चे, 20 साल तक की एजुकेशन सभी के लिए है। अभी यहां तक कोई जो है क्लासिफिकेशन नहीं है कि कौन रूलर बनेगा, कौन सोल्जर बनेगा और कौन मजदूर बनेगा। 20 साल तक की एजुकेशन प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में सभी के लिए है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों। ठीक है, सभी के लिए है। अब लेकिन 20 साल तक की एजुकेशन होने के बाद एक होगा टेस्ट। यहां तक किसी को दिक्कत? एक होगा टेस्ट।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जो क्वालिफाई करेगा वो तो तीसरी स्टेज में जाएगा, और जो फेल हो जाएगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब मजदूर, मजदूर या कहें व्यापारी वर्ग। व्यापारी, समझिए ध्यान से। 20 साल की एजुकेशन के बाद एक टेस्ट होगा, उसमें वही सब पूछा जाएगा जो आपको पढ़ाया गया है, और उसके अंक के आधार पर, उसमें जितने मार्क्स आएंगे उनके बिहाफ पर चेक किया जाएगा कि आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है। तो अगर आप पास कर गए उस टेस्ट को तो आप आगे शिक्षा व्यवस्था में चले जाओगे, और फेल हो गए तो प्रोड्यूसर क्लास में आपको डाल दिया जाएगा यहीं पर, मजदूर वर्ग। तो यहां पहला वर्ग निकल के आया जो कि शिक्षा व्यवस्था से पता चल रहा है। तो पहला वर्ग निकल के आया आपका ट्रेडर्स वर्ग। ट्रेडर्स यानी कि मजदूर वर्ग। तो जो इस शिक्षा व्यवस्था में फेल हो जाएगा उसे मजदूर वर्ग में डाल दिया जाएगा, और इसकी एजुकेशन, ये मत समझना आप कि इसकी एजुकेशन यहीं रुक गई, फेल हो गया है, तो नहीं। इस व्यवस्था में वो फेल हो गया है, इसका मतलब है आगे ये क्वालिटीज नहीं है जो हमें चाहिए रूलर बनाने के लिए, शासक बनाने के लिए। उसमें क्वालिटीज है मजदूर वर्ग वाली, ऐसा हमें पता लग गया टेस्ट से। तो अब मजदूर वर्ग में उसको डाल दिया, तो अब उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी अलग से। स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग होगी व्यापारी वाली या मजदूर वाली। ठीक है भाई। और जो पास कर जाएंगे उनकी होगी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज बात करेंगे हम। समझिए, बिल्कुल कुछ भी डाउट होता है पूछ लीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। दोबारा से चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, बस क्लियरिटी आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन यहां से बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब भैया सेकंड स्टेज में जो पास हो गया, फेल हो गया वो तो मजदूर वर्ग में चला गया। जो पास हो गया उनकी तीसरी स्टेज आएगी। उनकी आएगी तीसरी स्टेज, जिसे हायर एजुकेशन कहेंगे। हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा कहेंगे। ठीक है। तो ये रहेगी आपकी 20 से कितनी, 20 से 30 साल के बीच में। जी कमेंट कर रहे हैं आपकी। हाँ, क्लास ज्वाइन करने के लिए देखिए जो नंबर स्क्रीन पर दिए हैं आप उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। लाइव क्लास जो है, लाइव बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। लाइव क्लास जो है और लाइव बैच ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है, आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये होगी आपकी शिक्षा व्यवस्था। 20 तक तो वो हो गई, 20 से 30 साल तक, 20 से 30 साल तक ये तीसरी स्टेज होगी जिसे उच्च शिक्षा कहा गया है। ठीक है। सेम इसके बाद एक होगा टेस्ट। इस एजुकेशन को देने के बाद एक होगा टेस्ट, और उस टेस्ट में दो कंडीशन होंगी। जो पास कर जाएगा, इस टेस्ट को पास कर जाएगा वो तो आगे चला जाएगा, और जो फेल कर जाएगा, फेल हो जाएगा इसमें, उसको किस में डाल दिया जाएगा? वो सोल्जर वर्ग में आ जाएगा, यानी कि सैनिक वर्ग। और सैनिक वर्ग की फिर अलग से स्पेशल ट्रेनिंग होगी। इस शिक्षा व्यवस्था से बाहर हो जाएगा वो, उसको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। भाई सैनिक वर्ग है, बॉर्डर पे रक्षा करेगा राज्य की, तो उसको फिजिकल वगैरह, फिटनेस वगैरह वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। और लेकिन जो पास हो जाएगा उसकी होगी चौथी स्टेज। इसमें आपको फोर्थ स्टेज, इसमें आपको जो है 30 साल से 35 साल तक, 35 साल तक ये फोर्थ स्टेज होगी। इसमें क्या पढ़ाया जाएगा? इसमें पढ़ाया जाएगा एमओडी। बहुत बेहतरीन सवाल यहां से पूछा जाता है। एमओडी, एमओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेथड ऑफ डाइइलेक्ट्रिकल
मेथड ऑफ डाइलेक्ट्रिकल, यानी कि नहीं दिख रहा, ऊपर लिख देता हूं, शायद दिख नहीं रहा आपको। ठीक है, यहां तक मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट करके, यहां तक चीजें क्लियर हैं। थर्ड स्टेज में जो पास हो जाएगा वो फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, लेकिन जो फेल हो जाएगा यहां पे टेस्ट के बाद, वो उसको सैनिक वर्ग में डाल दिया जाएगा, उनकी अलग से स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। ठीक है, फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज ये होगी आपकी 30 से 35 साल। जब उम्र 30 से 35 साल की होगी तब होगी। अब इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसमें एमओडी पढ़ाया जाएगा। एमओडी मतलब मेथड ऑफ डाई इलेक्ट्रिकल। इसको कहते हैं हम द्वंद्वात्मक तर्क प्रणाली। मैं बताता हूं आपको एमओडी क्या होता है। एमओडी होता है एक तरह का डिबेट, चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। अगर मुझे किसी बात को लेकर डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, तो मैं अपने साथ बैठे हुए सहयोगियों से पूछूंगा कि भाई आप बताओ आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप बताओ आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप बताओ आपके अनुसार क्या होना चाहिए। फिर सबको सुनने के बाद और अपने व्यू अपने पास रखने के बाद मैं फाइनल डिसीजन पर पहुंचूंगा कि हां अब सबका निचोड़ यह है कि यह होना चाहिए। तो मेथड ऑफ डाइलेक्ट्रिकल का मतलब है तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ, सभी लोगों से पूछ के फिर फाइनल रिजल्ट, फाइनल डिसीजन हमें लेना है। सलाह लेते हैं ना हम एक दूसरे से, वो मेथड ऑफ डाइलेक्ट्रिकल। तो अब एक सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जो प्लेटो का मेथड है एमओडी, ये मेथड उसको मिला कहां से। प्लेटो का जो मेथड है एमओडी, ये मेथड उसको दिया किसने। तो ध्यान रखना, प्लेटो को ये मेथड उसके गुरु सोक्रेटिस, सुकरात ने दिया। किसने दिया, एमओडी जो है सुकरात ने दिया प्लेटो को। ठीक है, सुकरात ने प्लेटो से कहा जाओ भाई ये मेथड मैं आपको देता हूं, इस मेथड का इस्तेमाल करके आप हर काम करना और हर डिसीजन लेना। ठीक है, तो प्लेटो का जो मेथड है ये सारी चीजें करने का, उसे एमओडी कहते हैं, मेथड ऑफ डायलेक्टिकल, यानी जिसमें हम सबसे पूछताछ करते हैं उसके बाद फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो इसमें वही ग्रुप डिस्कशन और डिबेट पढ़ाई जाती है 30 से 35 साल तक की उम्र के बच्चों को, जो ये सारी स्टेज पास करके वहां पहुंचे हैं, उनको यहां सिर्फ एमओडी पढ़ाई जाएगी कि एमओडी कैसे करना है। ठीक है, डिबेट कैसे करना है और उस डिबेट में जो जानकारी आपको मिले उसका इस्तेमाल करके फाइनल डिसीजन तक कैसे पहुंचना है। मान लीजिए प्लेटो कोई थ्योरी देना चाहते हैं कि जस्टिस क्या होता है, तो पहले वो जस्टिस के बारे में सबके विचार लेंगे, फिर जो सही लगेगा उसको रखेंगे अपने पास, जो सही नहीं लगेगा उसको छोड़ देंगे, फिर सबका निचोड़, सबका कंक्लूजन करके फाइनल अपनी थ्योरी दे देंगे, थ्योरी ऑफ जस्टिस। समझ रहे हैं, ये है मेथड ऑफ डायलेक्ट्रिकल। क्लियर है, यहां तक समझ में आया, बताइए। तो 30 से 35 साल तक हो गई। अब ये है पूरी एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन पूरी, ये है प्लेटो की। बहुत ही शानदार थ्योरी है। इस शिक्षा व्यवस्था को वो एथेंस में लागू करना चाहते थे कि इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना आप, ट्रेडर्स जो सेक्शन है, जो मजदूर वर्ग है, वो डिसाइड हो गया जब वो फेल हो गए थे। सोल्जर वर्ग है वो भी डिसाइड हो गया जब वो फेल हो गए थे अगली स्टेज में। लेकिन अब ये आगे शिक्षा व्यवस्था किसके लिए चलाई जा रही है, आगे शिक्षा व्यवस्था चलाई जा रही है रूलर सेक्शन के लिए, जो शासक वर्ग है। ठीक है, तो 30 से 35 साल तक की एजुकेशन देने के बाद यहां पे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। हम कहते हैं ना अपनी एजुकेशन में
अरे ये तो कंप्यूटर की हमने थ्योरी पढ़ी है, अभी कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करना बाकी है। तो ये तो थ्योरेटिकल एजुकेशन हो गई 35 साल तक। अब इनको जो 35 साल तक एजुकेशन ले चुके हैं, इनको 15 साल के लिए 15 साल के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं? खुला छोड़ दिया जाएगा, खुला छोड़ दिया जाएगा राज्य में। और इनसे कहा जाएगा कि भाई 35 साल तक जो आपने शिक्षा हासिल की है थ्योरेटिकल वे में, अब 15 साल में पूरे राज्य में घूमो और अपनी शिक्षा का प्रैक्टिकली करके देखो कि आपने जो सीखा है क्या आप उस लायक बन पाए हैं। मान लीजिए किसी सामने वाले को कोई डाउट है किसी चीज को लेकर के, न्याय क्या होना चाहिए, समानता क्या होनी चाहिए, कानून व्यवस्था क्या होनी चाहिए, तो आप उनको सलाह दो। तो हम ये देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली आप लोगों को सलाह दे पा रहे हो, प्रैक्टिकली आप दो लोगों के बीच में जो झगड़ा हो रहा है उसको सुलझा पा रहे हो, प्रैक्टिकली किसी व्यक्ति को हेल्प की जरूरत है तो आप कर पा रहे हो उनकी हेल्प। ये सारी क्वालिटी आप प्रैक्टिकली डेवलप करो 15 साल में। अगर इसमें आप सक्सेस हो गए, सफल हो गए, तब आप जो है लायक बन जाएंगे किसके? किंग बनने के, यानी कि राजा बनने के। क्योंकि भाई राजा के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारे सवाल आते हैं उनके पास, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, राज्य के नागरिकों की समस्याएं आती हैं, पड़ोसी राज्य से झगड़ा है, बहुत सारी समस्याएं आप समझ सकते हैं। मॉडर्न टाइम में देखिए आप कितनी समस्याएं हैं, तो उसी प्रकार वहां होती हैं प्राचीन समय में। तो जब प्रैक्टिकली व्यक्ति तैयार हो जाएगा और लगेगा कि हां अब ये किंग बनने लायक है, तब उसको किंग वाले रूलर जो सेक्शन है उसमें उसको डाला जाएगा कि आप रूलर वर्ग में आ गए, अब आप जो है किंग बनने के लिए तैयार हो। तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था किंग बनने के लिए थी। और बीच बीच में जो स्टेज पर फेल होते गए उनमें ट्रेडर्स और सोल्जर को अलग करते गए और फिर उनकी स्पेशल ट्रेनिंग करा दी जो उनकी जरूरत है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है यहां तक सारी चीजें? तो ये है प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन। आई होप ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन सभी को क्लियर हो गई होगी। ये है प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, बड़ा डिटेल में डिस्कस किया ये हमने। अब कोई भी सवाल आए तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां तक अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए दूसरी हम डिस्कस करते हैं प्लेटो की दूसरी थ्योरी, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद कम्युनिज्म, इसमें जो प्लेटो है वो दो तरह की कम्युनिज्म की बात करते हैं। अब कम्युनिज्म होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। कम्युनिज्म होता है मतलब किसी से दूरी बनाकर चलना, किसी से दूरी बनाकर चलना। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बस, किसी से दूरी बनाकर चलना। ठीक है? ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में, साम्यवाद के सिद्धांत में दो तरह के कम्युनिज्म की बात करते हैं। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, और दूसरी बात करते हैं इसमें कम्युनिज्म ऑफ
प्रॉपर्टी। तो सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है ये कई बार कि प्लेटो जो है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में, साम्यवाद के सिद्धांत में किस से कम्युनिज्म की बात करते हैं, किस प्रकार के कम्युनिज्म की बात करते हैं। तो आंसर है प्लेटो कम्युनिज्म में दो तरह की बात करते हैं, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। और कम्युनिज्म का मतलब मैंने आपको बताया किसी से दूरी बनाकर चलना, यानी कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में, यानी कि पारिवारिक साम्यवाद, परिवार का साम्यवाद, और दूसरा है संपत्ति का साम्यवाद। अब इसमें प्लेटो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में कहते हैं कि भाई क्लास आपको पता है ना, रूलर वर्ग, रूलर, सोल्जर और ट्रेडर्स, यानी कि शासक, सैनिक और व्यापारी। ये तीन तरह की कैटेगरी हैं प्लेटो के टाइम पर, जो प्लेटो बांटते हैं लोगों को। अब एक सवाल तो पूछा जाता है कि साम्यवाद के सिद्धांत में प्लेटो किस तरह के साम्यवाद की बात करते हैं। तो आंसर हो गया पारिवारिक साम्यवाद और संपत्ति का साम्यवाद। यह पूछा गया प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए। दूसरा प्रश्न इससे कैसे पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म तीनों वर्गों में से किन किन पे लागू होती है। थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का सिद्धांत, तीनों वर्गों में से किन किन वर्गों पर लागू होता है। तो ध्यान रखना, जो साम्यवाद का सिद्धांत है फॉर किसके लिए है, फॉर सोल्जर क्लास, फॉर रूलर क्लास, रूलर क्लास, और दूसरा है सोल्जर क्लास। और इन दो क्लास को हम क्या कहते हैं, गार्जियन। गार्जियन यानी कि संरक्षक वर्ग, गार्जियन क्लास कहते हैं। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इनको गार्जियन क्लास कहते हैं, यानी कि संरक्षक वर्ग कहते हैं। और प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है वो दो वर्ग पर लागू होगी, सिर्फ रूलर क्लास और सोल्जर क्लास, ट्रेडर्स पर लागू नहीं होगी। अब इसमें कहते क्या है, प्लेटो कहते हैं कि रूलर क्लास को और सोल्जर क्लास को फैमिली और प्रॉपर्टी नहीं रखनी है। समझ रहे हैं, रूलर क्लास और सोल्जर क्लास को फैमिली और प्रॉपर्टी नहीं रखनी है, प्राइवेट फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यह कंडीशन है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की, कि प्लेटो कहते हैं कि जो व्यक्ति रूलर क्लास में आएगा, यानी कि जिसे फिलोसफर किंग बनना है, राजा बनना है, दार्शनिक राजा बनना है, उसके पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और खुद की फैमिली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो सोल्जर क्लास में व्यक्ति आएगा, जो सैनिक वर्ग में आएगा, उसके पास भी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए और खुद की फैमिली नहीं होनी चाहिए। अब भाई सवाल आता है कि ऐसा क्यों कह रहा है प्लेटो। अगर खुद की फैमिली नहीं होगी, खुद की प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो क्या लोग काम कर पाएंगे। तो देखिए, प्लेटो कह रहा है कि रूलर क्लास यानी कि जो शासक वर्ग है, उसके पास फैमिली नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म मतलब प्रॉपर्टी और फैमिली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी है आपकी सोल्जर क्लास, सोल्जर क्लास यानी कि सैनिक वर्ग, सैनिक वर्ग, इसको कहेंगे शासक वर्ग, शासक वर्ग। तो दूसरी है सोल्जर क्लास, सैनिक वर्ग, इसके पास भी फैमिली नहीं होनी चाहिए, फैमिली नहीं होनी चाहिए। और दूसरा
प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए, खुद की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है, पहले हम बात करते हैं फैमिली की। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी व्यक्ति के पास खुद की फैमिली नहीं है तो उसकी जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी, उसकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। प्लेटो कह रहा है कि जो सोल्जर क्लास में व्यक्ति आएंगे और जो रूलर क्लास में व्यक्ति आएंगे उनकी अपनी फैमिली नहीं होगी, यह कंडीशन है। तो लोग पूछ रहे हैं और जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं प्लेटो का, वो भी पूछ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, उसकी वाइफ नहीं होगी, फैमिली नहीं होगी, तो उसकी जनरेशन, उसकी पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगी। तो प्लेटो ने कहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप प्राइवेट फैमिली नहीं रख सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो है बच्चे को वर्थ नहीं दे सकते, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसके लिए समाधान दिया प्लेटो ने इस थ्योरी में कि देखिए, जो रूलर क्लास है, रूलर क्लास, उसका जो पुरुष है, पुरुष या महिला, वो अपनी ही क्लास के, रूलर क्लास में जो दूसरे पुरुष महिला हैं अपोजिट, उनके साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, फिजिकल रिलेशन बना सकते हैं और बच्चे को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष को किसी महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए उसकी कंसेंट लेना जरूरी है, उसकी सहमति लेना जरूरी है महिला की। अगर वो सहमत है, ध्यान रखना, रूलर क्लास की ही महिला होगी और रूलर क्लास का ही पुरुष होना चाहिए। तो रूलर क्लास का जो पुरुष है वो रूलर क्लास की महिला के साथ कंसेंट से, सहमति से सेक्सुअल रिलेशन बनाकर बच्चा पैदा कर सकता है और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उस बच्चे को तुरंत राज्य ले जाएगा, स्टेट ले जाएगा और उसका जो पालन पोषण है वो स्टेट ही करेगा। इसका मतलब क्या है, प्लेटो कहना चाह रहे हैं कि भाई महिला बच्चों की परवरिश से अगर फ्री रहेगी तो वो राज्य के अफेयर्स में, स्टेट अफेयर्स में, राज्य के कामों में, सरकार के कामों में सहयोग दे पाएगी। अगर बच्चे की परवरिश में उलझ गई तो उसके पास फ्री टाइम नहीं बचेगा राज्य को देने के लिए। इसीलिए महिला को और पुरुष को फ्री रखने के लिए, जिससे वो राज्य के कामकाज अच्छे से कर पाए, जो उनको काम दिए गए हैं उनको बच्चों की परवरिश से अलग रखा है। इसलिए कहा है कि प्राइवेट फैमिली नहीं होनी चाहिए, बच्चे पैदा कर सकते हो आप अपनी क्लास की अपोजिट सेक्स से कंसेंट करके, सहमति से। बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उस बच्चे को स्टेट उठा ले जाएगा और उसकी परवरिश सरकार करेगी। तो क्या होगा, आप फ्री रहोगे, आप सरकार के कामकाज में ज्यादा ध्यान दे पाओगे क्योंकि आपके पास बच्चों की परवरिश का ये जो उलझ जाएंगे आप, वो नहीं रहेंगे, वो फ्री हो जाओगे आप, ठीक है। अब बात आती है, तो यहां पे प्लेटो एक आइडिया देना चाहते हैं कम्युनिटी पेरेंटिंग का। कम्युनिटी पेरेंटिंग, समुदायक पेरेंटिंग, मतलब हर व्यक्ति सभी बच्चों का पिता कहलाएगा और सभी बच्चे हर व्यक्ति के बच्चे कहलाएंगे। मतलब उसको, व्यक्ति को पता ही नहीं होगा कि मेरा बच्चा कौन सा है और बच्चों को पता नहीं होगा कि मेरे पिताजी और माताजी कौन से हैं। तो इसलिए व्यक्ति सबको अपना बच्चा समझेगा और बच्चे सबको अपना पिता समझेंगे। इसे कहा गया है कम्युनिटी पेरेंटिंग, ठीक है। और कंसेंट के साथ, महिला की कंसेंट के साथ आप बच्चे को बर्थ दे सकते हो और बच्चे का बर्थ होने के बाद उस बच्चे को स्टेट उठा ले जाएगा, उसका पालन पोषण स्टेट करेगा, जिससे आप उसकी बच्चे की परवरिश से हटकर फ्री रह पाओगे और राज्य के काम में ज्यादा हाथ बटा पाओगे, ठीक है। तो यहां महिला की भी अधिकारों की बात की है प्लेटो ने, ध्यान देना आप, महिला के अधिकारों की। महिला को फ्री रखा है जिससे वो राज्य के कामकाज में हिस्सा बन पाए, राज्य के कामकाज में हाथ बटा पाए, क्योंकि वो फैमिली से फ्री रहेगी तो कामकाज कर पाएगी। इसलिए यहां राज्य के लिए
शासक बनने के लिए महिला को और पुरुष को दोनों को वरीयता दी है प्लेटो ने, यहां कोई भेदभाव नहीं किया है। इसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट कहते हैं। फर्स्ट फेमिनिस्ट, फर्स्ट फेमिनिस्ट यानी कि पहला नारीवादी। नारीवादी जो नारी के अधिकारों का बात करे उसे कहते हैं नारीवादी। तो प्लेटो ने सबसे पहले महिला के अधिकार की बात की, उसको फ्री रखा जिससे सरकार के कामकाज में वो हाथ बटा पाए, इसलिए प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट कहते हैं, प्रथम नारीवादी चिंतक कहते हैं। यह सवाल पूछा जाता है और आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट फेमिनिस्ट किसे कहा जाता है? वो प्लेटो को कहा जाता है। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवाद, और जो नारी की हित की बात करे उसे नारीवादी चिंतक कहेंगे। ठीक है, तो प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट कहते हैं। तो बच्चे वाली समस्या सॉल्व हो गई, जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी वो समस्या भी सॉल्व हो गई। ठीक है, दूसरा उसने कहा कि जो फैमिली होती है ना, वो व्यक्ति को करप्शन करने के लिए मजबूर करती है। फैमिली की इच्छाएं, फैमिली की डिमांड इतनी होती है कि व्यक्ति करप्शन करने पे मजबूर हो जाता है, और फैमिली ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति करप्शन कहां कर पाएगा? तो राज्य में करप्शन ही नहीं होगा। रूलर और शासक, रूलर और सोल्जर वर्ग जो है करप्शन ही नहीं कर पाएंगे। व्यापारी को तो खुला छोड़ दिया है, व्यापारी आपकी तो फैमिली भी होगी, आप प्रॉपर्टी भी कितना इकट्ठा करो जितनी आपकी मर्जी है, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। देखो, उसको पैसा कमाना है, वही उसका मोटिव है। लेकिन इन दोनों का मोटिव पैसा कमाना नहीं है, इन दोनों का मतलब है राज्य को अच्छे से चलाना। रूलर क्लास राज्य को अच्छे से चलाएगी, सरकार को, और सोल्जर क्लास राज्य की रक्षा करेगी दूसरे राज्यों से, दुश्मन राज्य जो है। ठीक है, अब रूलर क्लास और सोल्जर क्लास के लिए फैमिली की मना कर दी है प्लेटो ने, और उनको समाधान भी दे दिया है कि आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, उसकी फिक्र ना करें आप। ठीक है, राज्य की जनसंख्या भी आगे बढ़ेगी, उसकी भी फिक्र ना करें आप बस काम पर ध्यान दें। ठीक है, दूसरा आता है पहला हमने बात कर ली कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, फैमिली दोनों के लिए। दूसरा है आपका कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहां कह रहे हैं प्लेटो कि आपको जो है प्रॉपर्टी भी नहीं रखना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वो कह रहे हैं भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर हम नहीं रखेंगे, जैसे कि हम आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से बात करता हूं, कार नहीं होगी हमारे पास, रहने को घर नहीं होगा, पैसा हमें नहीं मिलेगा काम करने के बदले, तो हम जो है अपनी लाइफ कैसे जिएंगे? अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे कैसे? रेस्टोरेंट में खाना कैसे खाएंगे? फॉरेन कंट्री में घूमने कैसे जाएंगे? ठीक है, और अच्छे खाने पीने का, अच्छे रहन सहन का, ये सब कैसे कर पाएंगे अगर पैसा हमें नहीं मिलेगा और हम पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे, तो कैसे चलेगा बताइए? तो प्लेटो ने कहा कि देखिए, आप सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए, आपके जो भी खर्चे होंगे, चाहे आपको रेस्टोरेंट पे खाना खाना है, कार में घूमना है, फॉरेन कंट्री में जाना है, कुछ भी आपके खर्चे हों, वो सारे खर्चे स्टेट उठाएगा आपके। आप सिर्फ, आपको घूमने जाना है, आप घूमने जाओ, घूमने जाने में जो खर्च होगा वो स्टेट करेगा कंप्लीट उसको। आपको अपने पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी और संपत्ति नहीं रखनी है। ठीक है, इससे आपका ध्यान भटकेगा, इसलिए आपको ये सब नहीं करना है, आपको सिर्फ काम पर ध्यान देना है। सोल्जर क्लास को रक्षा का काम दिया गया है, सिक्योरिटी का, आप वो करो। रूलर क्लास को काम दिया गया है शासन व्यवस्था देखने का, आप वो करो। प्राइवेट फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी आपको नहीं रखनी है, और यही सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, साम्यवाद का सिद्धांत प्लेटो का। बताइए मुझे, क्लियर हुआ यहां तक? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है यहां तक? जी, मैं वेट कर रहा हूं, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए सारी चीजें क्लियर हैं। किसी भी प्रकार का यहां तक अगर कोई डाउट है तो एक बार आप पूछ सकते हैं।
चलिए आगे हम देखते हैं, एक और थ्योरी देखते हैं इसकी। चलिए देखिए, अगली थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो की थ्योरी है अगली, प्लेटो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट बहुत ही फेमस थ्योरी है, इसको कहेंगे आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य का सिद्धांत। आदर्श राज्य का मतलब यहां क्या है, जो प्लेटो जैसा राज्य बनाना चाहता है, राज्य देखना चाहता है, देखना चाहता है। प्लेटो जिस प्रकार का राज्य देखना चाहता है आगे के, मेरे राज्य में ये सुविधाएं हो, ये क्वालिटी हो, इस तरह से शासन व्यवस्था चले, तो जो महत्वाकांक्षा है उसको कि मेरा राज्य ऐसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए प्लेटो के हिसाब से राज्य, तो वो बताया है थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट में, मतलब आदर्श राज्य के सिद्धांत के, आदर्शवादी राज्य का सिद्धांत के, जो हमारा आदर्शवादी राज्य होगा वो कैसा होगा। क्योंकि आपको पता है एथेंस हार चुका है स्पार्टा से, सारी ग्लोरी जो इज्जत है वो खो चुका है, वो अब दोबारा से उठ खड़ा करना है उसको और एक आदर्श राज्य बनाना है। तो आदर्श राज्य के सिद्धांत में प्लेटो ने यही बताया है कि आदर्श राज्य कैसा होगा। तो आदर्श राज्य में देखिए कुछ चीजें बताई उसने कि सबसे पहले रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग। फिलोसोफर किंग यानी कि राज्य को दार्शनिक राजा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। चलाया जाना चाहिए। प्लेटो की सबसे डिमांडेड जो क्वालिटी है आदर्श राज्य की वो ये है कि देखिए थ्योरी ऑफ एजुकेशन में हमने 35 साल तक थ्योरेटिकल वे में उनको एजुकेशन दी, फिर 15 साल के लिए प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए उनको खुला छोड़ दिया गया, फिर वो फिलोसोफर किंग बनने लायक है, मतलब राजा, फिलोसोफर किंग। प्लेटो राजा को फिलोसोफर किंग कह रहे हैं। फिलोसोफर किंग मतलब दार्शनिक राजा, मतलब एक ऐसा राजा जिसे फिलोसफी का बहुत ज्ञान हो, जिसे फिलोसफी का बहुत ज्ञान हो उसे कहेंगे फिलोसोफर किंग। और प्लेटो के आदर्श राज्य को चलाने वाला व्यक्ति फिलोसोफर किंग होगा, जिसे फिलोसफी का, दर्शन शास्त्र का बहुत ज्यादा ज्ञान होगा। और दर्शन शास्त्र का ज्ञान 35 साल की एजुकेशन पास करने के बाद, 15 साल की प्रैक्टिकल लर्निंग करने के बाद जो आगे सक्सेस हुआ है वो फिलोसोफर किंग बनने लायक है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन में बता दिया प्लेटो ने, ठीक है। तो आदर्श राज्य के सिद्धांत में सबसे पहली फीचर्स होगी कि वो राज्य फिलोसोफर किंग के द्वारा रन किया जाना चाहिए, चलाया जाना चाहिए, मतलब शासक जो बनेगा, जो शासन व्यवस्था चलाएगा, जो शासक बनेगा वो फिलोसोफर किंग होना चाहिए, क्योंकि उसे नॉलेज बहुत ज्यादा होगी तो राज्य अच्छे से चलाएगा और राज्य में गलत काम नहीं होंगे, करप्शन नहीं होगा और सारी व्यवस्था अच्छे से चलेगी, ठीक है। और फिलोसोफर किंग कौन होगा, एक ऐसा किंग जिसे फिलोसफी का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, दर्शन शास्त्र का बहुत ज्यादा ज्ञान हो, ठीक है। पहली क्वालिटी ये हो गई आदर्श राज्य की। दूसरी है नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन
ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मतलब लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा राज्य में, कोई भेदभाव नहीं होगा राज्य में। यानी कि पुरुष या महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, महिलाओं को भी उतना हक है, पुरुषों को भी उतना हक है। ठीक है। तीसरा, जस्टिस, न्याय, न्याय। तीसरा मैं ऊपर लिखता हूं, पहली क्वालिटी, दूसरी, तीसरी, जस्टिस होगा, जस्टिस होगा राज्य में, न्याय होगा। और प्लेटो के हिसाब से जस्टिस क्या है, जस्टिस क्या है? वो जस्टिस है प्लेटो के हिसाब से कि नेचुरल ट्रेट के आधार पर, नेचुरल ट्रेट यानी कि जो प्राकृतिक विशेषता है लोगों की, विशेषता है लोगों की, जैसे रूलर, सोल्जर और ट्रेडर, यानी कि शासक, सैनिक और मजदूर। तो तीन कैटेगरी में जो लोग डिवाइडेड हैं, वो तीनों कैटेगरी के लोग अपने अपनी स्किल्स के हिसाब से अपना अपना काम करें, किसी दूसरे कैटेगरी में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें। तो अगर व्यक्ति अपनी नेचुरल ट्रेट के आधार पर, नेचुरल जो फीचर है उनके अंदर, व्यापारी वाली या रूलर वाली या सोल्जर वाली, उसके हिसाब से काम करेंगे, तो ये प्लेटो के हिसाब से न्याय है, जस्टिस है। क्या समझे? अगर व्यापारी है वो अपना व्यापार कर रहा है, सोल्जर है वो अपनी रक्षा कर रहा है राज्य की, और जो रूलर है वो शासन व्यवस्था चला रहा है, तो तीनों लोग अपनी क्वालिटी के हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। यही प्लेटो के हिसाब से जस्टिस है राज्य में। ठीक है, तो जस्टिस होगा आइडियल स्टेट में। तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, आदर्श राज्य का सिद्धांत। और प्लेटो के हिसाब से जो आदर्श राज्य होगा वो हाईली स्पेसिफाइड होगा, मतलब एकदम टॉप क्लास, अच्छे से चलेगा, बिल्कुल अच्छे से चलेगा, सारी व्यवस्थाएं नियमानुसार चलेंगी, सारी व्यवस्था सिस्टमेटिकली चलेंगी। ये प्लेटो का आदर्श राज्य है, जिसकी महत्वाकांक्षा प्लेटो करता है कि मुझे ऐसा राज्य बनाना है, और एथेंस को दोबारा से वो उसकी जो ग्लोरी खो गई है, जो इज्जत चली गई है हारने के बाद, उसको वो वापस लानी है। ठीक है, तो हमने आज डिस्कस किया थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ जस्टिस। मैंने आपको बता दी कि तीनों कैटेगरी के लोग अपना अपना अगर काम करें अच्छे से, तो वो जो है न्याय कहलाएगा प्लेटो के हिसाब से। ठीक है, और इसी थ्योरी ऑफ एजुकेशन के आगे ही निकलती है थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग। 2 मिनट उस पर बात कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग यानी कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। यह भी थ्योरी है प्लेटो की। तो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग में प्लेटो कहते हैं कि भैया जो किंग होगा ना, किंग होगा, उसे फिलॉसफी का ज्ञान होना चाहिए। फिलॉसफी यानी कि दर्शन, दर्शन का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वही शासक बनेगा। दूसरा, जो फिलोसोफर किंग है, जिसे पीके कहते हैं शॉर्ट में, फिलोसोफर किंग यानी कि पीके, पीके को ज्यादा नॉलेज होने की वजह से, ज्यादा नॉलेज
नॉलेज होने की वजह से वो कोई गलत काम नहीं करेगा, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। और क्योंकि 35 साल की एजुकेशन थ्योरी के बेस पर और 15 साल की प्रैक्टिकल, 50 साल की एजुकेशन लेने के बाद, अपनी फैमिली छोड़ने के बाद और अपने पास कोई प्रॉपर्टी नहीं रखने के बाद उसके पास एक ही काम है, राज्य अच्छे से चलाना है। उसे किसी का कोई दबाव नहीं है, ना फैमिली का दबाव है, ना प्रॉपर्टी का डर है कि उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी, चोरी हो जाएगी, पैसा कहां जाएगा, नहीं, कोई टेंशन नहीं है उसे। सब कुछ त्याग के आया है फिलोसफर किंग, सिर्फ ज्ञान है उसे बहुत ज्यादा और वो शासन करेगा। ठीक है, तो फिलोसफर किंग। तीसरी खास बात यह है फिलोसफर किंग की कि जो पीके होगा, यानी कि दार्शनिक राजा, जो दार्शनिक राजा होगा उस पर लॉ यानी कि कानून लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो राजा की गद्दी पर बैठेगा, जिसे फिलोसफर किंग कह रहे हैं, उस पर राज्य का जो कानून होगा, कानून व्यवस्था जो आम लोगों के लिए होगी, वो कानून व्यवस्था उस राजा पर लागू नहीं होगी, फिलोसफर किंग पर लागू नहीं होगी। क्योंकि वो इतना नॉलेजफुल है कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा, इसलिए वो कानून के दायरे से बाहर है। हां, एक उसको रेस्ट्रिक्शन दी गई है फिलोसफर किंग को कि वो कभी भी राज्य का संविधान नहीं बदल सकता। ठीक है, तो फिलोसफर किंग कांट चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान नहीं बदल सकता फिलोसफर किंग राज्य का, भले ही वो राजा है लेकिन राज्य का संविधान नहीं बदल सकता। और उस पर कानून लागू नहीं होगा जो आम लोगों पर लागू होगा। ठीक है, कानून लागू नहीं होगा उस पर, वो तसल्ली से अपना काम करेगा, कानून के दायरे से बाहर होगा। सवाल पूछा जाता है ये कि फिलोसफर किंग को कानून के दायरे से बाहर क्यों रखा है? क्योंकि वो सिर्फ फिलोसफी का ज्ञान है, वो इतना त्याग करके आया है, इतना सेक्रीफाइस करके आया है, फैमिली नहीं है उसके पास, प्रॉपर्टी नहीं है, उसका एक ही काम बचा है, शासन व्यवस्था अच्छे से चलानी है, तो इसलिए उसको कानून के दायरे से बाहर रखा है। लेकिन हां, अगर उसका 1% माइंड चेंज हो जाए तो उसके लिए रखा गया है कि वो राज्य के संविधान को नहीं बदल सकता। फिलोसफर किंग कांट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, राज्य के संविधान को नहीं बदल सकता। यह प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज ये थ्योरीज हमने डिस्कस की, एक दो थ्योरीज हैं वो आगे देखेंगे हम बची हुई। तो आई होप प्लेटो से रिलेटेड सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। प्लेटो का जन्म कब हुआ, डेथ कब हुआ, प्लेटो ने कौन सी किताबें लिखी, प्लेटो की थ्योरीज कौन कौन सी हैं, उन थ्योरीज में क्या क्या बताया है प्लेटो ने, प्लेटो जो है कौन सी विचारधारा से बिलोंग करते हैं, रियलिज्म या आइडियलिज्म। ठीक है, प्लेटो के अनुसार आइडिया परमानेंट होता है, बाकी जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसे हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो टेम्परेरी हैं, समय के साथ खत्म हो जाती हैं, लेकिन आइडिया परमानेंट होता है। और प्लेटो ने स्टेटमेंट दिया कि जो रियलिटी है वो आइडिया की शैडो है, रियलिटी इज अ शैडो ऑफ आइडियाज। ठीक है, क्यों? आइडिया परमानेंट है, आइडिया जैसा होता है उसकी जो परछाई दिखेगी वही रियलिटी है। ठीक है, और भी स्टेटमेंट हम आगे देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा आपको। यहां हमने प्लेटो को कंप्लीट कर लिया डिटेल में। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। जो भी बच्चे लाइव ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, तुरंत कॉल करें, क्योंकि अभी ऑफर भी चल रहा है, न्यू ईयर ऑफर, तो उसका लाभ उठा सकते हैं आप। और फिर बैच एक बार फुल हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, अभी कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।